आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिल आवाज देंगी, सफर जारी रखो। ये जो 3 महीने होंगे ना, ये आपकी लाइफ के सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होंगे। मतलब आपने जो जिंदगी में अभी तक कुछ नहीं किया है ना, वो सब आपका अब करने का मन करे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फोन की डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करनी है। फोन चलाना अगर आपका मन कर रहा है तो PYQs खोल के बैठ जाओ, या फिर आप अपने फोन में नीट से रिलेटेड ऐप रखो, या फिर आप अगर फोन चला भी रहे हो ना तो आप अपना एक 5 मिनट का टाइमर सेट करके कुछ मोटिवेशनल देखो। जब आप कुछ मोटिवेशनल देखते हो ना तो ट्रस्ट मी, आप में अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है ना। मैं ये नहीं कहती कि वो बहुत दिन तक रहती है या फिर बहुत टाइम तक रहती है, बट कोई बात नहीं यार, नहीं रहती तो एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो रहती है। आप अपना वो टाइम तो प्रोडक्टिव बना सकते हो ना। उसके बाद फिर एक छोटा सा देख लो कुछ, अगर आप ऐसे ही मोटिवेट होते हो कुछ देख के। तो सेकंड चीज, सबसे ज्यादा नींद आती है इस टाइम पे। तो जब आपको नींद आए ना तो एक चीज सोच लेना, फिर आपका नींद मतलब लेने का मन ही नहीं करेगा कि मैं अभी सोऊंगा ना तो पता नहीं कितने बच्चे पढ़ के मेरे से आगे निकल जाएंगे। आप सिर्फ 6 घंटे सो, 6 घंटे से ज्यादा सोने की तो सोचो ही मत इस टाइम पे। 6 घंटे इनफ होते हैं, आप कहीं नहीं मरने वाले 6 घंटे सो गए। नेक्स्ट, अगर आपके दोस्त इसी फील्ड में है ना, जैसे कोई डॉक्टर बन गया हो या फिर कोई प्रिपरेशन कर रहा हो नीट की, तो सबसे अच्छी बात है कि आप उनसे बात करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपको पढ़ने का। बाकी कोई ऐसे दोस्त है ना आपके जो अपनी लाइफ में मतलब बोलते हैं ना फुल कच्चे काट रहे हैं, तो ऐसे दोस्तों से बिल्कुल दूर रहो इस टाइम के लिए, क्योंकि ऐसे दोस्त आपके दिमाग में भर देंगे कि भाई तू तो अभी पढ़ ही रहा है, मैंने तो लाइफ में तेरे साथ 12th की थी और देख मैं कितने आगे निकल गया हूँ। तो ऐसे दोस्तों से मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो। कब तक? जब तक आप डॉक्टर ना बन जाओ। उसके बाद ओवर थिंकिंग करना कम कर दो। देखो मैं मानती हूँ कि नेचुरल है यार, अपने आप आता है, कोई नहीं चाहता कि वो ओवर थिंक करे, वो डिप्रेशन में जाए या फिर ऐसी कोई भी चीज कोई नहीं चाहता। तो इसको अवॉइड करने के लिए अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहो यार। और लोग नहीं समझ पाते कि ये क्या स्ट्रगल होता है पढ़ाई का, लेकिन ये एक पढ़ने वाला बच्चा समझ सकता है, या फिर जो ये चीजें फेस कर चुका है वही बच्चा समझ सकता है। जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना, आपकी धड़कनें तेज हो जाती है एकदम से, ये सोच के कि एग्जाम बस 3 महीने में है। तो आपको अपने इस डर को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। और ट्रस्ट में यार, 3 महीने बहुत हैं आपको अच्छे से रिवाइज करने के लिए। जो 500 पे है वो आराम से 650 पहुंच सकते हैं। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना, जिसको मतलब ABC भी नहीं आता, तो मैं नहीं कहती कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मेहनत करनी होगी, और मुझे नहीं पता कि आपको कितनी मेहनत चाहिएगी उसके लिए, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जिसके बेसिक्स क्लियर हैं, जिसको पता है कि हाँ ये आता है लेकिन पढ़ा नहीं है, तो आप कर सकते हो। जैसे जिस टाइम पे जहां मैं स्टैंड कर रही थी कि मुझे पता था क्या क्या आता है क्या नहीं आता, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था, तो उस टाइम पे जैसे मैंने पढ़ा तो मेरा हो गया। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। बस ये 3 ही महीने हैं आपके पास, बस ये चीज अपने दिमाग में रखना कि कोई भी डिस्ट्रक्शन है वो आपके सिलेक्शन से बड़ी नहीं है। तीनों सब्जेक्ट में बायो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके सिलेक्शन के लिए। अगर आप बायो में कहीं ना कहीं 360 स्कोर करते हो ना, तो आपको, अगर आपकी फिजिक्स वीक है या फिर केमिस्ट्री वीक है, तो आप उसको लाइक कवर अप कर सकते हो। जैसे मेरी फिजिक्स वीक थी, लेकिन मेरी बायो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी बायो पे, तो मेरे बायो में 355 आए थे। तो उससे क्या था कि मेरे फिजिक्स में 100 ही नंबर आए थे, तो उससे वो कवर अप हो गया था। तो बायो काफी इजी भी है और स्कोरिंग भी है। तो आप कैसे पढ़नी है, वैसे तो आपको पता ही होगा कैसे पढ़नी है, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ जो चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम पे बाहर के मॉड्यूल्स पे बिल्कुल ध्यान मत दो। चाहे आप कोटा से पढ़ रहे हो, आकाश से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो ना, आप मॉड्यूल्स को टच ही मत करो, क्योंकि ये टाइम है बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ने का। लास्ट में आके 1 महीने में आपके टीचर्स बोल देंगे कि एनसीईआरटी पढ़ो, तो 1 महीने में आप कैसे इतना सब कवर करोगे, ये बताओ। सेकंड पॉइंट्स कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा सोल्व करने हैं। अगर आप 10 बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, उसके बाद भी आप क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, ये बात समझो आप। कि मैं मेरे प्रीवियस ड्रॉप में यही सोचती थी कि पेपर पूरा एनसीईआरटी से आएगा, तो फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस करना मतलब। लेकिन यार वो नहीं काम करता। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कुछ भी। उस टाइम पे फिर आपका दिमाग घूम जाता है, वो चारों ऑप्शन आपको एक जैसे दिखाई देते हैं, और फिर सोचते हो ये भी आएगा ये भी आएगा। तो इससे बचने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको एक बुक बता चुकी हूँ, तो ये वो बुक है जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ एक बार। इसमें 15 मॉक टेस्ट है यार। मॉक टेस्ट तो आप जितने सोल्व करोगे ना उतना ही कम है, तो जहां से भी आपको मॉक टेस्ट मिले आप मतलब कर लिया करो यार। मैं हर वीडियो में रिपीट करती हूँ कि आप आगे का ये एनालिसिस देख लिया करो, क्योंकि ये चीज जरूरी है। उसके बाद ये 22 का पेपर इसमें दिया हुआ है, OMR शीट दी हुई है, तो इसका भी यूज करना है आपको। बिल्कुल नीट की तरह पेपर देना होता है आपको बैठ के। उसके बाद ये आंसर की दी हुई है एक यूनिक पैटर्न में कि हाँ टॉपिक का नाम भी गिवन है, चैप्टर का नाम भी है। उसके बाद ये सोल्यूशन गिवन है। उसके बाद 2021 का पेपर भी गिवन है। उसके बाद है फिजिक्स के माइंड मैप्स, ये केमिस्ट्री के माइंड मैप्स, और ये बायोलॉजी के माइंड मैप्स। उसके बाद ये इसमें 15 सैंपल पेपर गिवन है। हर टेस्ट के लास्ट में उसकी OMR शीट गिवन है, उसकी आंसर की गिवन है, और सॉल्यूशन के लिए आपको ये स्कैन कोड स्कैन करना है। तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आपको बहुत सारे मॉक देना है, बहुत सारे, मतलब जितने आप दे सकते हो ना,
जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो तो आप अभी स्टार्ट हो जाना अपना मॉक देने, क्योंकि जितने आप मॉक की प्रैक्टिस करोगे ना तो उससे बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला कि आपको अपनी मिस्टेक्स पता चल जाएंगी कि हाँ मैं कैसे टाइप की मिस्टेक करता हूँ। तो जो भी आप मिस्टेक करते हो ना तो वो नोट डाउन करते रहा करो, ताकि आपको वो चीज़ें ध्यान रहे कि हाँ मैं पढ़ने में मिस्टेक करता हूँ। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम बार बार मतलब जो गलतियाँ करते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो आपको वो चीज़ें नोट करते रहनी है कि मैं किस टाइप की गलतियाँ करता हूँ, ताकि वो चीज़ें मतलब अवॉइड कर सको और नीट के एग्जाम में वो चीज़ें मतलब रिपीट ना हो। क्योंकि एग्जाम में बहुत गुस्सा आता है जब क्वेश्चन आता हुआ हम गलत करके आते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना कि एग्जाम से आने के बाद चाहे आपका पेपर कितना भी अच्छा हुआ हो, लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हो ही जाते हैं कि ये मुझे आता था लेकिन फिर भी गलत हो गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं ना, तो इट मीन्स उन्होंने बहुत सारे मॉक पेपर सोल्व किए थे। तो मॉक पेपर सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपको बार बार मॉक पेपर की बुक दिखाती रहती हूँ। आप पढ़ो एनसीईआरटी से, सब कुछ एनसीईआरटी से कवर करो, लेकिन मॉक तो आपको सोल्व करने ही करने हैं बहुत सारे। उसके बाद हम फिर आते हैं अपनी बायोलॉजी के एनसीईआरटी पे कि आपको एक भी डायग्राम मिस नहीं करना, आपको एक एक वर्ड पढ़ना है। मेरे पास इंस्टाग्राम पे लाइक मैसेज आते रहते हैं कि हम बहुत बार बायो पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स मतलब 300 से ऊपर नहीं बढ़ रहे। तो इसका मतलब यही है कि आप एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रहे। क्योंकि मैंने भी ऐसा नहीं था कि मैंने पहले कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, मैंने एनसीईआरटी पहले पढ़ी थी, लेकिन वही है कि मैं ऐसे रीडिंग लेती थी ऐसे, और जब नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया ना तो मुझे लग रहा ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया। लेकिन जब जाके मैंने चेक किया ना तब पता लगा कि सब कुछ एनसीईआरटी से था। बस वही था कि मैंने वो लाइन पढ़ते टाइम ये चीज नोटिस ही नहीं की कि मतलब इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए मैंने जो अपना ये लास्ट ड्रॉप था इसमें मैंने बहुत अच्छे से बायो पढ़ी थी, मतलब वर्ड टू वर्ड करके, मतलब कुछ भी मिस नहीं किया मैंने, और तभी मेरा इतना अच्छा स्कोर आया था। उसके बाद आप पूछते हो कि कितने चैप्टर आपने पढ़े थे या फिर आपको कितने पढ़ने चाहिए। तो दिन में आप एटलीस्ट 5 चैप्टर कवर करो, जिसमें से ये होना चाहिए कि आप 3 चैप्टर तो रिवाइज कर रहे हो जो आपने लास्ट पढ़ चुके हो, और 2 चैप्टर तो आप एटलीस्ट नए पढ़ो, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड बिल्कुल। तो इससे क्या होगा कि आप एनसीईआरटी को बहुत बार रिवाइज कर लोगे। काफी बच्चे क्या गलती करते हैं वो बताती हूँ। अगर आप एक चैप्टर पे पूरा एक दिन लगा दोगे ना ये सोच के कि मैं इसको अभी अच्छे से पढ़ लेता हूँ ताकि लास्ट में जाके एक बार रिवाइज कर लूंगा, कुछ भी नहीं होगा, आप सब भूल जाओगे क्योंकि आपको बहुत सारा पढ़ना है। तो इसकी बजाय मैं आपको बोलूंगी कि आप एक चैप्टर को 1-1.5 घंटा लगाओ और उसकी रीडिंग लो, और उसी चैप्टर को लाइक आप 3 महीने में कम से कम 10 बार रीडिंग लो। एक और चीज की कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बायोलॉजी की नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाने, आपकी एनसीईआरटी आपके नोट्स है। उसके बाद आते हैं पीवाईक्यूज, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो यार सोल्व करने ही है, आपको पता भी तो होना चाहिए कि हाँ इतना पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आ रखे हैं। तो सबसे पहले तो पीवाईक्यूज सोल्व किया करो, चैप्टर वाइज करते चलो ताकि बर्डन ना रहे आप पे। मैं ये चीज 1000 बार बोल चुकी हूँ, सारी चीजें फॉलो किया करो। और ट्रस्ट भी जो मैंने किया था ना, जैसे मैं पढ़ी थी, मैं वही चीज आपको बता रही हूँ, मैं कुछ भी एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल भी नहीं बता रही। तो पढ़ो यार, 3 महीने बच गए हैं, 3 महीने पढ़ कर आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो क्यों नहीं चाहिए आपको, चाहिए ना, तो पढ़ो बस। मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं तो मैं भी अब जोरों से पढ़ रही हूँ उनके लिए। पूरी साल तो मैं आप लोगों को मोटिवेट करने में लगी रही, तो फिलहाल मुझे मोटिवेशन चाहिए। तो कमेंट्स में अच्छे अच्छे मैसेज कर देना मेरे लिए, मेरे एग्जाम के लिए मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल देना एटलीस्ट और अपनी दुख पीड़ा डिस्ट्रैक्शन सब कुछ लाइक कमेंट्स में लिख के जाना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीजें कवर कर पाऊँ। तो मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल के जाना, और आपको भी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।